हाँ, तो स्टूडेंट्स आज फिर से हम अपने उसी यूट्यूब चैनल पे हैं, पीएसएस फिजिक्स हैशटैग मैकेनिकल, या आप पीएसएस मैकेनिकल भी बोल सकते हो। सब्जेक्ट जो है एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, और जो यूनिट हमारी चल रही है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप। पार्ट 1 जो था उसके अंदर हमने वेरियस टर्म्स को डिस्कस किया था जो मशीन शॉप में यूज की जाती हैं। फिर पार्ट 2 था। पार्ट 2 के अंदर हमने लेथ मशीन के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, थ्रेडिंग, टैपिंग, इन सब ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। आज जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम शेपिंग, प्लेनिंग ऑपरेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, मिलिंग ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, एंड ग्राइंडिंग जो ऑपरेशन है इसको डिस्कस करेंगे। आज ये तीनों डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में ये किया था और फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टाइप में, और बाकी जो टर्म्स थी वो डिस्कस की थी। आप उन दोनों वीडियोज को देख लें अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो। आज हम चलते हैं। आज भी हमारा जो मेन फोकस है वो इसी पे रहेगा, टाइम इज इक्वल टू L/F/N। ये सब चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें डिस्कस करनी है शेपिंग एंड प्लेनिंग ऑपरेशन। शेपिंग एंड प्लेनिंग ऑपरेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बच्चे। जो शेपिंग जो मशीन होती है, कौन सी मशीन बच्चे? शेपिंग। शेपिंग मशीन के ऊपर जो वर्क पीस होता है, इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का तो नहीं है, बट वैसे बता देता हूँ। शेपिंग मशीन के अंदर जो वर्क पीस होता है वो आपका स्टेशनरी रहता है, स्टेशनरी रहता है। और जो टूल होता है उसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है। ये किस केस में होता है? शेपिंग के केस में। अगर मैं प्लेनिंग मशीन की बात करूं तो प्लेनिंग जो ऑपरेशन होता है या प्लेनर जो मशीन होती है उसके अंदर क्या रहेगा? वर्क पीस जो है वो तो मूव करेगा, और जो टूल है वो हमारा क्या रहेगा? स्टेशनरी। उसके अंदर उल्टा हो जाता है। तो एक को याद रखना है आपको हमेशा। किसको याद रखेंगे? शेपिंग मशीन को, जिसके अंदर वर्क पीस क्या रहता है? स्टेशनरी। और टूल हमारा क्या करता है बच्चे? रेसिप्रोकेटली मोशन में मूव करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। मीन्स कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनसे किस टर्म्स को डिफाइन किया गया। सबसे पहले एस। एस क्या होता है? लेंथ ऑफ स्टॉक ऑफ सेपर। जो सेपर मशीन है उसके स्ट्रोक की लेंथ है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक पर मिनट। एक मिनट में कितने स्ट्रोक आपकी मशीन जो कट कर रही है। ई क्या होता है? इफेक्टिव स्पीड। ये ध्यान से देखना बच्चे, ई क्या होता है? इफेक्टिव स्पीड। अब सी आता है। सी क्या होता है? एवरेज स्पीड। अब ये इफेक्टिव स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। पहले तो एक ही स्पीड थी, चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे। एफ क्या होता है? एफ होता है हमारा फीड पर स्ट्रोक इन सेंटीमीटर, फीट पर स्ट्रोक इन सेंटीमीटर। बी क्या है? विड्थ ऑफ द जॉब इन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले, पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, मीन्स जो शेपिंग ऑपरेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेपिंग मशीन के अंदर क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया। वर्क पे स्टेशनरी रहता है, टूल रेसिप्रोकेट करता है। अब इसके अंदर जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, कौन सा बच्चे? फॉरवर्ड स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक जो होता है वो वर्किंग स्ट्रोक होता है। कैसा होता है बच्चे? वर्किंग स्ट्रोक होता है। और जो रिटर्न स्ट्रोक होता है, रिटर्न स्ट्रोक होता है, उसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं होती, नो कटिंग। तो अगर हमें शेपिंग मशीन के अंदर अपना टाइम सेव करना है तो हमारा जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा उसमें तो जो टाइम लग रहा है वो एज इट इज लगेगा, और जो रिटर्न स्ट्रोक है उसको हम क्या कर देते हैं? फास्ट बना देते हैं। ठीक है, जो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा वो इसमें यूज होता है। ठीक है बच्चे, तो अब क्या है? अब देखो, अब यहाँ से सबसे मेन हमारे पास जो पहले टर्म आती है दैट इज ई। ई क्या होती है बच्चे? इफेक्टिव स्पीड। ठीक है, इफेक्टिव स्पीड ये क्या होगी? एस इंटू एन बाय 100। ठीक है बच्चे, एस क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द सेपर। एन क्या है? एन क्या होता है बच्चे? एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक पर मिनट। एक मिनट में कितने स्ट्रोक होंगे वो, इंटू में एस। अब ये जो एस होता है, ये जो एन होता है, एस जो था वो किस में होता है? लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द ऑफ सेपर इन सेंटीमीटर। ये यूनिट आपको ध्यान रखनी है बच्चे। ये भी सेंटीमीटर होता है, ये भी सेंटीमीटर होता है, और ये भी सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यूनिट्स का बहुत फंडा रहता है इसमें। अगर एग्जामिनर आपको उलझाना चाहेगा तो यूनिट में आपको, आपसे बहुत जल्दी क्वेश्चन को गलत करवा देगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है? एस किस में होता है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर ये क्या है?
नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक पर मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ से यूनिट क्या आनी चाहिए, यूनिट आनी चाहिए सेंटीमीटर पर मिनट, लेकिन हमारी जो यूनिट आती है मीटर पर मिनट आती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, एस जो सेंटीमीटर में था हमने उसको किससे डिवाइड कर दिया, 100 से। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक फॉर्मूला बन गया दैट इज ई इफेक्टिव स्पीड इज इक्वल टू एस एन बाई 100। क्या आंसर आएगा इसका, मीटर पर मिनट में। अब यहाँ से एक चीज़ हमारे पास क्लियर होके आती है, जो शेपिंग मशीन में जो टूल होता है जो रेसिप्रोकेटली मोशन करता है, इस टूल की जो स्टार्टिंग पॉइंट पे स्पीड होती है, स्टार्टिंग पॉइंट पे टूल स्पीड, जो टूल स्पीड होती है स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो अप्रोक्सीमेटली आपकी क्या होती है, मिनिमम मिनिमम स्पीड होती है किसकी, टूल की, कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंडिंग पॉइंट पे। ठीक है बच्चे, और टूल की जो मैक्सिमम स्पीड होती है कहाँ पे होती है, मिड में। जब आपका मिड में होता है तो उस टाइम मैक्सिमम स्पीड होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये इफेक्टिव स्पीड का कंसेप्ट तो यहाँ फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, मिनिमम, एंड में भी मिनिमम है, बीच में हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे एक इस शेपिंग मशीन में एक और कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड सी। सी क्या होता है, एवरेज कटिंग स्पीड। सी क्या है, एवरेज कटिंग स्पीड। तो अब यहाँ पे क्या है, ई और सी के अंदर, किस किस के अंदर बच्चे, ई एंड सी के अंदर एक रिलेशन दी हुई है। ई और सी के अंदर एक रिलेशन है, वो रिलेशन आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, इसका यूज होता है ई इज इक्वल टू 3/5 of C, means effective speed is 3/5 times of average speed, average cutting speed। ठीक है बच्चे, तो अब इसके अंदर देखो आपके पास E की वैल्यू है, C की नहीं है, तो हम C को एक साइड रखते हैं, E को दूसरी साइड, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें और कुछ नहीं करना, दैट इज यहाँ से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या था, E, हाँ ठीक है, E यहीं पे रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या होती है, एस इंटू एन बाई 100 इज इक्वल टू 3/5 ऑफ सी। अब देखो वही पुराने वाली चीज़ें, हमें यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, एन। तो एन हमने इस साइड रखा, बाकी सारी चीज़ें उस साइड ले गई। 3/5 एज इट इज इंटू 100/s इंटू सी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, तो यहाँ से n की जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज 60c/s। ये 5 है, ये s है। ठीक है बच्चे, तो n इज इक्वल टू 60c/s आ गया स्ट्रोक पर मिनट। स्ट्रोक इसकी यूनिट क्या रहेगी बच्चे, यूनिट का ध्यान रखना, स्ट्रोक पर मिनट। ठीक है बच्चे, ये आ गई। अब इसके बाद क्या है, देखो हमारे पास n तो आ गया, हमें यहाँ पे मेन क्या करना है, अपना टाइम एस्टिमेट करना है, टोटल हमारा कितना टाइम लगेगा। अब उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एरिया, एरिया निकालेंगे। आप एरिया क्यों निकाल रहे हैं वो भी पता लग जाएगा। एरिया स्वेप्ट बाय टूल पर स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में एरिया कितना होगा, वो होगा एफ, जितना हम फीड दे रहे हैं, इनटू में एस, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एस क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है बच्चे, ये चीज ध्यान रखें, एफ इंटू में एस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, अब एरिया स्वेप्ट बाय द टूल पर स्ट्रोक आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, पर मिनट चाहिए। अब फिर पर मिनट चाहिए, तो एक मिनट में जितने स्ट्रोक हो रहे हैं वो आ जाएगा। देखो इसको समझो चीज को, एरिया स्वेप्ट बाय टूल पर स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में इतना हो रहा है। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रोक जा रहा है जिसमें इतना एरिया वहां पे हमारा जो होता है वो कवर हो रहा है। अब मुझे चाहिए एक मिनट में कितना होगा, तो एक मिनट में अगर 50 स्ट्रोक हो रहे हैं तो इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 50 स्ट्रोक में कैसे पता चला, वो पता चलता है एन से। एन क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट। तो एरिया स्वेप्ट बाय द टूल पर मिनट इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू एन। ठीक है बच्चे, अब एन की वैल्यू यहां से हमें पता है क्या होती है, एफ इंटू एस इंटू
60C/S। ठीक है बच्चे, दिखाई दे रहा है? हाँ, अब इस S से ये S कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया? मेरे पास रिजल्ट आ गया यहाँ से 60F इंटू C। ठीक है बच्चे, 60FC मेरे पास यहाँ से इसका रिजल्ट आ गया, और इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लें। 60FC मेरे पास क्या आ गया? एरिया स्वेप्ट बाय द टूल पर मिनट। अब मुझे यहाँ से एरिया नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था? टाइम। अब टाइम के लिए क्या होता है? देखो, मेन जो मुझे निकालना था दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर शेपिंग। टाइम रिक्वायर्ड फॉर शेपिंग, टाइम क्या होगा? इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टोटल एरिया जितना मुझे स्वैप करना था, टोटल एरिया टू बी स्वेप्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया स्वेप्ट पर मिनट। देखो अब समझ आया हमने ये क्यों निकाला? एरिया स्वेप्ट बाय पर मिनट हमें चाहिए 60FC आ गया, और उसके साथ में टोटल एरिया टू बी स्वेप्ट। अब टोटल एरिया जो होता है वो क्या होगा? दैट इज लेंथ, और लेंथ इंटू में क्या होता है? ब्रेड। एरिया क्या होता है? टोटल एरिया टू बी स्वेप्ट क्या होगा? लेंथ इंटू में ब्रेड, ये होगा, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा? 60FC। बट देखो यहाँ पे ये जो L और F, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है बच्चे, L इंटू बी, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अगर वैसे देखा जाए तो ये गलत है, ठीक हो? अब कैसे गलत है वो चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, टाइम क्या चाहिए बच्चे हमें? टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? सिंपल है, यही मेन था, इसके बाद तो एज इट इज चलेगा। देखो टाइम क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले लेंथ जो स्ट्रोक लेंथ होगी दैट इज S, इंटू में क्या होगा बच्चे? इंटू में यहाँ पे आ जाएगी विड्थ, इंटू में क्या आ जाएगा? विड्थ अपॉन 60CF। अब देखो यहाँ पे S जो है, बुक में अगर आप देखेंगे तो S की वैल्यू पहले ही वो यूज कर दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। S डायरेक्ट आप यहीं यूज करो। S एक्चुअली में होता क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रोक जो होता है उसके अंदर L प्लस 5 ये ऐड हो जाता है। अब 5 क्यों ऐड हुआ? क्योंकि बच्चे शेपर मशीन के अंदर ऐसा नहीं होता कि हमारा जो टूल होता है वो डायरेक्ट हमारा कटिंग स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर हमें मार्जिन लेके चलता होता है, स्टार्टिंग एंड पे भी और लास्ट वाले एंड के ऊपर भी, ठीक है। तो L प्लस 5 हो गया, और जो ब्रेड्थ होती है उसके अंदर भी हम लेके चलेंगे, उसके अंदर कितना हो जाएगा? B प्लस 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60CF। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा? मिनट में, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हमारा जो टाइम होता है शेपर मशीन के लिए वो यहाँ पे निकल के आ गया। और मैंने पहले ही बताया था, इस कंप्लीट यूनिट के अंदर हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? टाइम को फाइंड आउट करना। अब शेपर तो हो गया, अब दूसरी मशीन कौन सी आता है? दूसरा ऑपरेशन कौन सा आता है? प्लेनिंग ऑपरेशन। दूसरा कौन सा आता है बच्चे? प्लेनिंग ऑपरेशन। अब प्लेनिंग जो ऑपरेशन होता है, इस ऑपरेशन के अंदर भी वही सारी चीज़ें चलेंगी। देखो बिल्कुल सेम चलेगा, थोड़ा सा चेंज है, जो चेंज है वो मैं अभी आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो इसके अंदर सबसे पहले टर्म्स वही रहेंगी। ई जो है वो इफेक्टिव स्पीड था, वो क्या था? S इंटू एन बाय 100 एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज हो जाएगी, ई जो था E इज इक्वल टू 3/5 ना होकर यहाँ पे 3/4 ऑफ C हो जाएगा। ध्यान दे बच्चे, 3/4। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे क्या था? 5, ठीक है, 3/4 ऑफ C हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, S इंटू एन बाय 100 इज इक्वल टू 3/4 इंटू C। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू जब निकालूंगा तो 75C/S आएगा, ठीक है। ये आ गया स्ट्रोक पर मिनट, ठीक है बच्चे। अब फिर से वही चीज़ें, क्या? एरिया स्वेप्ट, एरिया
स्वेप्ट पर स्ट्रोक। पर स्ट्रोक में जब हम करेंगे तो F इंटू एस आएगा सिर्फ, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब एरिया स्वेप्ट पर मिनट करेंगे तो मिनट के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, रिकॉल कीजिए, इनटू में n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो यहाँ n की वैल्यू क्या है, F इंटू एस इंटू 75C बाई एस, एस से एस कैंसिल, मीन्स यहाँ से हमारे पास आ गया 75CF। अब अगर आपको याद हो बच्चे, ऊपर जो सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जो हमारे पास आया था वो क्या आया था 60CF, यहाँ कितना आ रहा है 75CF। क्लियर है बच्चे। अब क्या करना है, वही सारी चीजें, अब टाइम रिक्वायर्ड निकालेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लेनिंग ऑपरेशन, वो क्या हो जाएगा, अगेन वही S इंटू विड्थ डिवाइडेड बाय 75CF। अब देखो यहाँ पे S फिर से जो है, S जो होता है, जो स्ट्रोक था हमारा सेंटीमीटर में, वो क्या हो जाएगा L प्लस, इसके अंदर देखो यहाँ पे 25 ऐड होगा। वहाँ कितना ऐड हुआ था बच्चे, वहाँ हमारा ऐड हुआ था 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 25, और जो ब्रेड्थ है उसमें कितना ऐड हो जाएगा B प्लस 5, ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय 75CF। ये हमारा आ गया टाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसको एक बार रिकॉल करके, वीडियो को पॉज करके या स्पीड बढ़ा के इसको दोबारा फिर से देख लेना और इस चीज़ को आप कर लेना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लेनिंग ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए आई थिंक दिखाई दे रहा होगा सबको। देखो अब इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर शेपिंग ए ब्लॉक ऑफ 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर साइज इन 2 कट। कितने कट लगेंगे बच्चे, 2। टेक कटिंग स्पीड 20 मीटर पर मिनट एंड द फीड इज 0.6 mm पर स्ट्रोक। देखो अब फिर से वही सारी चीजें आ गई। टाइम रिक्वायर्ड का यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है, देखो कौन सी मशीन दी है, शेपिंग दी है। तो अभी अभी हमने जो शेपर मशीन का किया था वो क्या था बच्चे, L प्लस 5 B प्लस 2.5 60 इंटू CF। अब जो L था वो लेंथ थी। अब देखो यहाँ पे ये 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर दे रखा, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दे रखा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है बच्चे, स्टार्टिंग वाला लेंथ, सेकंड वाला ब्रेड्थ, ठीक है। अब L प्लस 5 मीन्स 40 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 2.5 बाई 60 इंटू सी क्या था बच्चे, स्पीड कितनी दे रखी है 20, इंटू में फीड देखो यहाँ पे mm में दे रखी है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फीड हमेशा, फीड की जो यूनिट होती है ना, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, क्वेश्चन भी आया हुआ पहले, फीड की जो यूनिट होती है वो हमारी mm होती है, मीटर नहीं होती। तो ये फीड हमेशा आप देखेंगे ऑलमोस्ट केसेस में आपको mm में मिलेगी। तो अब जब इसको mm से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.06 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से आंसर आ गया 14.06 मिनट। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान दें, इसने कहा 2 कट्स, कितने कट लगेंगे बच्चे, 2 कट। ये तो सिंगल कट का टाइम आया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब यहाँ से एक चीज़ है जो आपको सबसे मेन ध्यान देने की है, L हमारा किस में है, सेंटीमीटर में, B किस में है, सेंटीमीटर में, ऊपर कौन सी यूनिट आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे C किस में है, मीटर में, और F किस में आ गया, सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चे। तो अब आप यहाँ से कहोगे सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए और ऊपर जो टाइम था वो मिनट आना चाहिए, क्योंकि F जो होता है वो था जो जो C है वो मीटर पर मिनट है, तो पर मिनट ऊपर चला जाएगा, मीन्स यहाँ से कैंसिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मीटर है, सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये कैसे बच्चे। एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो क्या, जब हमने पीछे एक जो फॉर्मूला लिखा था E का, E इज इक्वल टू S इंटू N होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो S था स्ट्रोक, वो सेंटीमीटर में था और हमने उसको किस में चेंज कर लिया था बच्चे, मीटर में। क्यों, कैसे, डिवाइडेड बाय 100। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, वहाँ ध्यान रखें।
ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम आगे बढ़े थे एंड देन हमारे पास एक रिजल्ट आया था। मीन्स यहाँ पे हम एस को पुट तो करेंगे सेंटीमीटर में, लेकिन डिवाइड बाय 100 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तभी हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। इसकी वजह से जो यहाँ पे एस जो था L+5 था, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेंटीमीटर ना हो गए मीटर। तो इसका मतलब ऊपर जो यूनिट आ रही है वो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आ रही है, और नीचे भी क्या आ रही है, मीटर इंटू सेंटीमीटर। दोनों यूनिट्स क्या हो जाएंगी, ये नहीं है मीटर इंटू सेंटीमीटर, इससे ये यूनिट कैंसिल, हमारे पास बचेगी क्या, सिर्फ मिनट। ठीक है बच्चे, जिसको यूनिट वाले चीज़ें समझ आ गई हो दैट्स गुड, अगर नहीं आई हो तो वो क्रैम कर ले। एल जो है वो भी सेंटीमीटर में होगा, बी भी सेंटीमीटर में होगा, सी जो है वो हमारा किस में होगा, मीटर में, और एफ जो है फीड जो है वो सेंटीमीटर में होगा, और हमारा जो यहाँ से टाइम निकल के आएगा वो मिनट में आएगा। तो ये चीज़ें वो नहीं समझ आई तो क्रैम कर ले, और जिसको समझ आ गई है दैट्स गुड। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद नेक्स्ट मशीन जो है हमारे पास, हमारी उसमें आते हैं। नेक्स्ट मशीन मशीन कह रहा हूँ, नेक्स्ट ऑपरेशन में। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, इसी में कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है बच्चे मिलिंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है, मिलिंग ऑपरेशन। आई थिंक सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चे, तो मिलिंग ऑपरेशन, अब मिलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे। मिलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे लेथ, प्लेनर और शेपर मशीन थी, इन तीनों मशीनों में हमारे पास जो था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज हो रहा था। कैसा टूल यूज हो रहा था बच्चे, सिंगल पॉइंट। लेकिन मिलिंग ऑपरेशन के अंदर हमारा जो टूल होता है वो कैसा होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर फॉर्मूला तो वही बनेगा, टाइम रिक्वायर्ड जो है फॉर्मूला डायरेक्ट वही बनेगा, कोई भी चेंज नहीं है। बस चेंज क्या आएगा वो चीज़ देख लेते हैं, इन चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू L/F इंटू एन। एल लेंथ, एफ फीड, एन आरपीएम। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ जो हमें प्रॉब्लम आएगी वो एल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। एल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ हम लेंगे ना स्ट्रोक की, वो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लेंगे, उसके अंदर कुछ लेंथ जो है टूल का डायमीटर है वो भी अफेक्ट करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर। तो देखो यहाँ आप दो आ जाते हैं इसको। फर्स्ट, टाइम टेकन टू मिल द सरफेस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द जॉब। लेंथ ऑफ द जॉब के ऊपर ये डिपेंड करेगा। उसके बाद अप्रोच लेंथ, देखो लेंथ ऑफ द जॉब, अप्रोच लेंथ दो हुई, ओवर रन और ओवर ट्रेवल, ये तीनों हमें काउंट करनी पड़ेंगी और उनको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, तब हमारे पास एल की वैल्यू आएगी। लेंथ ऑफ द जॉब, अप्रोच लेंथ, ओवर रन एंड ओवर ट्रेवल। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमें सेम पीछे वाले की तरह नंबर ऑफ कट पता होना चाहिए, तो वहाँ भी पता थे, और एडिट टेबल ट्रेवल भी हमें पता होना चाहिए, टेबल ट्रेवल ऐड कितना होगा। तो मेन यहाँ पे जो कंसेप्ट है दैट इज एल का ही कंसेप्ट है मिलिंग ऑपरेशन के अंदर टाइम फाइंड आउट करने में। अब देखो, अब यहाँ पे इसने एक फॉर्मूला लिखा है एन का, एन इज इक्वल टू 100 इंटू एस बाई पाई इंटू डी। एन इज इक्वल टू 100 इंटू एस बाई पाई इंटू डी। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हो ये कहाँ से आया, समझ में आ रहा है कुछ, देखिए आई थिंक नहीं। तो देखो एक फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन बाय 100, पाई डी एन बाय 100, ये फॉर्मूला होता है बच्चे, ये तो आ गया याद, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। तो एस इजिकल टू पाई इंटू डी इंटू एन बाय 100, तो यहाँ से मुझे एन निकालना है, तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई इंटू डी नीचे चला जाएगा, हमारे पास आ गया बच्चे फॉर्मूला। ठीक है, बाकी जो टर्म्स हैं यहाँ लिखी हुई हैं, पढ़ लेना, वो सारी चीज़ एज इट इज़ हैं। अब जो मेन जो चीज़ है देखो, टाइम रिक्वायर्ड, फिर से वही टाइम रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ द कट, फीड पर मिनट इंटू, देखो यहाँ फीड पर मिनट है, लेकिन होता क्या है देखो, ये जो है वो फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा L/F इंटू एन, पता नहीं किस तरीके से लिख देते हैं। लेंथ ऑफ द कट, फीड पर मिनट की जगह पे हम फीड क्या लिखेंगे, फीड पर रिवोल्यूशन, क्योंकि हमें वही गिवन होती है, फीड पर रिवोल्यूशन इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, दैट इज एन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी ये आ गई, इंटू में नंबर ऑफ कट, नंबर ऑफ कट्स। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया। अब जो मेन आपको जो समझने की चीज़ है जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी वो ये, अब इसमें क्या है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो कुछ है नहीं, बस इसके अंदर क्या है, जो एडिशनल लेंथ की मैंने बात की थी, जो लेंथ में हमें प्रॉब्लम आएगी इस वाले लेंथ में, वो लेंथ यहाँ पे हमें निकालनी है। देखो इसके अंदर क्या होगा, वैसे तो हमारा वर्क पीस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हमारे वर्क पीस की जो लेंथ है वो क्या होगी, ये
यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमारा जो टूल का सेंटर है वो यहाँ है, और जब एंडिंग पॉइंट पे चला जाएगा तो टूल का सेंटर यहाँ चला जाएगा। मीन्स बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे टूल ने यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल किया, मीन्स उसने ये वाली एडिशनल डिस्टेंस और ये वाली एडिशनल डिस्टेंस भी क्या है, ट्रेवल की है। तो हमें अब ये फाइंड आउट करनी पड़ेगा। वो फाइंड आउट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं आना। देखो, हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है टूल का वो स्लाइटली ऊपर रहता है, क्योंकि जो विड्थ है हमारे जो वर्क पीस की वो इसके डाया से कम है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक एज्यूम लिया है, एजप्शन लिया है। एजप्शन क्या लिया है कि जो डायमीटर है ना, सॉरी डी से इसको डिनोट किया हुआ, कैपिटल डी से डायमीटर को डिनोट किया हुआ है। कैपिटल डी डायमीटर इस व्हील का जो है वो ग्रेटर है किससे, डी से। डी क्या है, ये विड्थ। चीज़ों को ध्यान से समझे बच्चे। जो ये हमारे पास जो मिलिंग ऑपरेशन के लिए जो कटर है, अब इसका जो डायामीटर है ना, दैट इज कैपिटल डी, वो ग्रेटर है इसकी विड्थ से। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा टूल है वो इससे क्या रहेगा, इसका जो टूल का जो सेंटर है वो इससे ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इस चीज़ को हमने इसके सेंटर पॉइंट से टच किया, तो सेंटर से टच किया तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। रेडियस हो गया तो रेडियस है क्या, d/2। अब उसको मैंने यहाँ मिलाया तो मेरा OB आ गया, और B को मैंने यहाँ मिला लिया तो मेरा क्या आ गया, A। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें BA निकालना है। क्या निकालना है, BA। क्या निकालना है बच्चे, अप्रोच लेंथ। मैंने बताया था ना, अप्रोच लेंथ। ये A भी हमें निकालना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस यहाँ पे लगा दो। BA परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, इसका स्क्वायर माइनस बेस क्या है, OB स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट। अब मुझे एक चीज में प्रॉब्लम आएगी, वो क्या है, OB निकालने में प्रॉब्लम आएगी। अब OB है क्या, देखो इसके सेंटर पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये C पॉइंट है और ये O पॉइंट है। ये क्या है बच्चे, d/2। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, OB। BC क्या है, देखो इस चीज को यहाँ समझो, OC इज इक्वल टू d/2। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ। OC इज इक्वल टू d/2 है, और यहाँ तक की वैल्यू क्या है, B। BC इज इक्वल टू क्या है, D है, स्मॉल d। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है OB। OB क्या होगा, OB OC माइनस CB। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में से अगर मैं यहाँ तक की लेंथ माइनस कर दूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगी, मीन्स OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। अब OC क्या है, d/2, और BC क्या है, D। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अंडर द रूट d/2 स्क्वायर माइनस OB क्या था बच्चे, d/2 माइनस D का होल स्क्वायर। ठीक, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास अंडर द रूट DD माइनस स्मॉल d स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आएगी AB की। ठीक है बच्चे, और ओवर रन होता है उसको जनरली हम 5 mm लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं बच्चे, 5 mm। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मिलिंग ऑपरेशन है, ये हमारा एक तरीके से इसके अंदर जो कटिंग ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो जाता है मिलिंग के अंदर। ये लिखा भी हुआ है, मैं उस टाइम बताया नहीं। डेप्थ ऑफ द जॉब क्या होती है, स्मॉल d। ठीक है बच्चे, तो ये मिलिंग ऑपरेशन यहाँ पे ओवर हो जाता है। इसके बाद हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो हमारा ऑपरेशन है नेक्स्ट और लास्ट जो ऑपरेशन, दैट इज़ ग्राइंडिंग ऑपरेशन। इसका अगर आप न्यूमेरिकल चाहें तो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी मुश्किल नहीं होगा, बट आप देख लें न्यूमेरिकल को, बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है, कोई ऐसा उसमें हार्ड एंड फास्ट कोई चेंज नहीं है, आप उसको देख लें। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ आते हैं, हमारे पास जो नया टॉपिक है दैट इज़ ग्राइंडिंग ऑपरेशन। क्या है बच्चे, ग्राइंडिंग ऑपरेशन। अब ग्राइंडिंग ऑपरेशन बिल्कुल ही ईजी रहता है एक तरीके से। अब इसके अंदर क्या है, ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में क्या यूज होता है, ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव
पार्टिकल्स बॉन्ड टुगेदर, ये चीज़ें ध्यान रखें, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एब्रेसिव बॉन्डिंग होती है किसके अंदर, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर, कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स बॉन्डिंग है यहाँ पे। अब उसके अंदर देखो यहाँ पे ग्राइंडिंग ऑपरेशन में दो होते हैं, फर्स्ट सरफेस ग्राइंडिंग, सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। सरफेस ग्राइंडिंग सरफेस के ऊपर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उसके बाहर भी होते हैं और उसके इनसाइड भी होते हैं। जो सरफेस ग्राइंडिंग होती है, अब सरफेस ग्राइंडिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो व्हील की इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, जो एक्सिस है वो ये हो, ठीक है, एक्सिस ये हो, वर्कपीस के जो सरफेस है उसके पैरेलल हो। दूसरा क्या हो सकता है, जो एक्सिस है ये क्या है, एक्सिस इसकी जो है वो पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाली एक्सिस है और ये हमारा क्या है, सरफेस परपेंडिकुलर है। तो जो ग्राइंडिंग है, अब अगर पैरेलल के केस में हो रही है 6.7, तो इसके अंदर जो मिलिंग का कटिंग ऑपरेशन था, कौन सा बच्चे, कटिंग ऑपरेशन, किसका, मिलिंग का, कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, मिलिंग मशीन का कटिंग ऑपरेशन, इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है टाइम का वो वाला एज इट इज यूज होगा। और अगर वो इस तरीके से हो रहा है कि जो एक्सिस ऑफ व्हील है वो 90 डिग्री है आपके सरफेस के जिसके आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो फेसिंग ऑपरेशन जो होता है मिलिंग मशीन के अंदर ही, मिलिंग के अंदर जो फेसिंग मशीन ऑपरेशन होता है उसका जो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वो इसके अंदर यूज होगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आप दोनों उसमें यूज कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आता है, एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपके एग्जाम में आता है बच्चे, तो आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला जो है वो यहाँ लिखना पड़ेगा और उसकी सारी टर्म्स जो हैं वो भी लिखनी पड़ेंगे। कहीं एग्जाम में भी ये लिखा हो कि इसके अंदर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो मिलिंग का यूज करेंगे और कटिंग ऑपरेशन, ये सब ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे आपको डेरिवेशन के चाहे ना करें, बट उसके अंदर जो फॉर्मूला है और उसकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो सारी की सारी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है, कौन सा है बच्चे, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग ऑपरेशन के अंदर दूसरा कौन सा था, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। अब सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मैंने बताया कि ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर भी, जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उसके ऊपर होता है। अब इसके अंदर भी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अब वही टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड में क्या होता है, लेंथ ऑफ द कट फीड पर रिवोल्यूशन इंटू आरपीएम। देखो वैसे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, L/F, ठीक है, लेकिन ये जो F होता था ये फीड पर मिनट होता था, फीड पर मिनट। अब फीड पर मिनट हमें गिवन नहीं होता था तो हमने फीड पर रिवोल्यूशन ले लिया इंटू आरपीएम कर दिया। देखो देखा बच्चे, जो स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने बताया था कि बहुत बहुत जरूरी है, वो सारे हर जगह यूज हो रहा है ही वो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए L/F इंटू एन, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या है, जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द जॉब प्लस ओवर ट्रेवल। अब ओवर ट्रेवल को ग्राइंडिंग ऑपरेशन के अंदर पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया है, वो 0.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चे, 0.5 सेंटीमीटर। जो पीछे वाला मिलिंग वाला था उसके अंदर हमने एक तो निकाला था और दूसरा हमने क्या लिया था, 5 mm, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फीड पर रिवोल्यूशन जो होगा W/2 होगा, ये ना जो फीड पर रिवोल्यूशन, यहाँ पे भी हमें एग्जामिनर फीड पर रिवोल्यूशन डायरेक्ट नहीं देगा, वो हमें W देगा। अब ये W क्या है बच्चे, W क्या है, विड्थ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। W क्या है, विड्थ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो इसमें एग्जामिनर हमें क्या देगा, W हमें दे देगा, ठीक है बच्चे, और N भी हमें नहीं देगा, और वो आपको हमें क्या देगा, कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड, और डायमीटर दे देगा व्हील का। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें दे देगा। अब W से हमें यहाँ पे फीड निकालना है, और जो कटिंग स्पीड और D दे रखा है उससे हमें क्या निकालना है, N निकालना है, और इससे F निकालना है, और L जो होगी उसके अंदर हमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है, फीड जो होगी W/2 होगी फॉर रफ कटिंग, ठीक है, और W/4 होगी फॉर फिनिश कट। अगर हमें ऐसे ही रफ जो ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करनी है, एक नॉर्मल सी फिनिशिंग रेंज रखनी है, हमें रफ बोल सकते हैं उसको, तो उसके लिए W/2 होगा फीड। और अगर हमारी जो फिनिशिंग है वो हमें अच्छी चाहिए, हाई क्वालिटी की चाहिए, तो W/4 करेंगे, वो हमारी फीड आ जाएगी। अब W क्या था, विड्थ थी, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन है ये भी पूरा हो जाता है, और टोटल जितने भी ऑपरेशंस थे हमारे वो सब के सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से तरीके तैयार करें इस यूनिट को। मेरी तरफ से ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस यूनिट के अंदर जो जो चीज़ें थी हमने सारी चीज़ें की हैं।
लेथ मशीन भी हमने डिस्कस की, ठीक है बच्चे। और लेथ ऑपरेशन भी हमने डिस्कस किए, टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, टेपिंग सारे, और शेपिंग, प्लेनिंग ऑपरेशन भी डिस्कस कर लिया, मिलिंग भी डिस्कस कर लिया, एंड ना लास्ट वन जो था वो ग्राइंडिंग ऑपरेशन जो था वो भी हमने क्या कर लिया बच्चे, डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।